हेलो एवरीवन, शुभ स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने एमएसआई स्वर्ण ज्ञान में। आज हम क्लास 10th के संस्कृत के कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो इस बार के बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछे जाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? सही उत्तर है इसका, आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती है। प्रश्न 2, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? सही उत्तर है इसका, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान और महान लोग अपने नाम और पहचान से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना करते हुए संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं। प्रश्न 3, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सही उत्तर है इसका, पटना वर्तमान बिहार की राजधानी है, जिसके प्रमुख दर्शनीय स्थल गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, गांधी मैदान, महावीर मंदिर, पटन देवी, गांधी सेतु, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा, हवाई अड्डा तथा गंगा नदी इत्यादि हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? तो इसका सही उत्तर है, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में यह बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा। प्रश्न 5, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? सही उत्तर है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। यह नगर हर तरह से परिपूर्ण तथा शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। प्रश्न 6, कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? सही उत्तर है, कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाटलिपुत्र आगे रहा है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और अर्थशास्त्री चाणक्य इसी धरती के उपज हैं तथा यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान राजा भी उत्पन्न हुए थे। प्रश्न 7, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं, तो इस पे जरा ध्यान देंगे। सही उत्तर है इसका, जिस तरह आजकल दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्रश्न 8, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न लग रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज, फहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे पूछा गया है। प्रश्न 9, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? सही उत्तर है, अलसशाला में आलसियों के साथ धूर्त लोग भी भोजन और सुख को ग्रहण करने लगे थे, इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान हेतु अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। प्रश्न 10, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? या इसका एक और प्रश्न बनता है, आलसियों को आग से किसने और कैसे बचाया? सही उत्तर है, अलसशाला में आग लगने पर चारों आलसी वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें आलस के कारण अपने जान जाने का भी भय नहीं था। तब एक सिद्धयोगी पुरुष ने चारों आलसियों के केसों को पकड़कर खींचते हुए उन्हें बाहर निकाला और आलसियों के प्राण बचाए। प्रश्न 11, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा अधिक बार देखने से ये प्रश्न याद हो जाएगा। इसका सही उत्तर है, आग लगने पर धूर्त लोग भाग गए और 4 आलसी रह गए।
प्रथम आलसी ने कहा, अरे यह कैसा कोलाहल है। दूसरे आलसी ने कहा, लगता है कि अलसशाला में आग लगी है। तभी तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति हमें गीली चटाई से ढक देता। तभी चौथे आलसी ने कहा, अरे वाचाल, कितना बोलते हो, चुप रहो, नहीं तो शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। प्रश्न 12, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके उत्तर को ध्यान से देखेंगे। इसका सही उत्तर है, अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस शरीर का सबसे महान शत्रु एवं बहुत बड़ा रोग है। आलस से केवल अपना परिवार और समाज का विनाश होता है, अतः आलस को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। प्रश्न 13, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। या संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। सही उत्तर है, प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका रही है। वैदिक युग में ऋषि पत्नियां साहित्य के वाचन में निपुण थी। पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी आदि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाएं हैं। प्रश्न 14, विजयांका कौन थी, उनका समय काल क्या माना जाता है। विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है। सही उत्तर है, विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा है। उनका काल 800 के आसपास माना जाता है। प्रश्न 15, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। सही उत्तर है इसका, विजयांका श्याम वर्ण की थी, नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह अपनी रचना में लेखन कला की आभा बिखेरती थी, जिससे प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। प्रश्न 16, तिरुमलांबा कौन थी, उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की। सही उत्तर है, तिरुमलांबा अच्युत राय की रानी थी और उसने वरदाम्बिकायरण्य नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। प्रश्न 17, भारत महिमा पाठ किन पुराणों से संकलित है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। इसका उत्तर बहुत ही छोटा है, ध्यान से देखिएगा। भारत महिमा पाठ के पद विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित हैं। याद रहे, भारत महिमा पाठ के पद विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित हैं। प्रश्न 18, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सही उत्तर है, भारतीय लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता के भाव से शांतिपूर्वक रहते हैं। प्रश्न 19, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सही उत्तर है, सभी व्यक्तियों में देश के प्रति मित्रता, दया एवं उदार चित्त जैसी देशभक्ति होनी चाहिए। प्रश्न 20, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। उत्तर, भारत एक पवित्र और समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ की धरती और नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न भाषा, धर्म और जाति के लोग एकता से रहते हैं। यहाँ की भूमि निर्मल और वत्सला है। प्रश्न 21, संस्कारा चैप्टर का ये प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, या मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है या महत्व है। इसमें 3 प्रश्न हैं जो कि अथवा में करके दिए गए हैं। तीनों के उत्तर एक ही हैं। सही उत्तर पे ध्यान दीजिएगा। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। संस्कार मानव के अवगुणों को शुद्ध और दोषों को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं तथा मुख्य अवसरों पर संस्कार मनुष्य को अनुशासित करते हैं। प्रश्न 22, शैशव संस्कार पर प्रकाश डालें। शैशव संस्कार यानी शिशु संस्कार। सही उत्तर है, संस्कार का दूसरा भाग शैशव संस्कार है, जिसके अंतर्गत जात कर्म, नामकरण, बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्णवेद आदि संपन्न किए जाते हैं। प्रश्न 23, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके उत्तर को ध्यान से देखेंगे। सही उत्तर है, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत और समावर्तन है। अक्षरारंभ में शिशु अक्षर
और अंक लिखना शुरू करते हैं। उपनयन में शिशु को गुरु के घर ले जाया जाता है। वेदारंभ में शिष्य को वेदों के बारे में बताया जाता है। केशांत में शिष्य का मुंडन होता है तथा समावर्तन में शिष्य शिक्षा पूरा करके अपने घर लौटता है। प्रश्न 24, सभी संस्कारों का वर्णन करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संपूर्ण संस्कारों के बारे में बताया गया है। कुल संस्कार, इसका एक और प्रश्न भी बनता है कि कुल संस्कार कितने हैं उनका वर्णन करें या फिर सभी संस्कारों का वर्णन करें। सही उत्तर है भारतीय संस्कार 16 हैं, जिनमें जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोयन। शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जातकर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म, कर्णभेद। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, अक्षरारंभ, समावर्तन। शिक्षा के बाद विवाह संस्कार तथा मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। ध्यान से देखेंगे, शुरू में बताया गया है जन्म से पूर्व 3, शिशु अवस्था में 6, मिलाकर हो गए 9, शिक्षा संस्कार 5, टोटल हो गए 14। उसके बाद विवाह संस्कार 15वां है और अंत्येष्टि संस्कार 16वां है। इस हिसाब से कुल संस्कार 16 होते हैं। प्रश्न 25, विद्या और कुल की रक्षा कैसे होती है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत छोटा है। सही उत्तर है अभ्यास से विद्या की तथा सद्व्यवहार से यानी अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। प्रश्न 26, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहते हैं। नीति श्लोका आपके पाठ्य पुस्तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, जिसमें नीति युक्त कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जो जीवन जीने को आसान करते हैं। इससे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है। इसी पाठ से आधारित है प्रश्न नंबर 26, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहते हैं। सही उत्तर है जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, प्रेम इत्यादि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, जो सभी जीवों के तत्व को जानता है तथा अपने कर्म को योग की तरह करता है, वही पंडित कहलाता है। प्रश्न 27, ये भी उसी पाठ से है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है पाठ के आधार पर स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, जो पूजनीय, महाशक्तिशाली और घर को प्रकाशित करने वाली होती हैं। इसलिए विशेष रूप से स्त्रियां रक्षा के योग्य हैं। प्रश्न 28, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है या मूढ़ चेता नराधम किसे कहते हैं। सही उत्तर है बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना कुछ पूछे बोलने वाला तथा अविश्वासी पर विश्वास करने वाला मनुष्यों में मूर्ख और नीच या मूढ़ चेता नराधम कहलाता है। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो था। बाकी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पार्ट 2 वीडियो में बताया जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। MSI स्वर्ण ज्ञान